गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छे कार्य के लिए, बेहतरीन कार्य करने के लिए समय लगता है, हमें समय देना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्ज़ाम की सबसे खास बात यह है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में सहकारिता अधिनियम से संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर देने में कामयाब होगा, वही एग्ज़ाम क्रैक कर पाएगा, बशर्ते राजस्थान जीके और मैथ्स में भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यहाँ पर आज हम एक अनुमान लेते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या स्कोर करना चाहिए। एट फर्स्ट आप सभी को ये तो पता ही है कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पर, यानी कि 100 में से 100 पूरे क्वेश्चन आपको टॉप करके आने हैं। ऐसा नहीं होगी कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में रह जाए और मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाए और उसके 2-5 क्वेश्चन छूट जाए और वो बाद में पछताए नहीं। तो पहले से ही ध्यान रखना कि क्वेश्चन तो 100 में से 100 पूरे अटेम्प्ट करके आपको आने ही हैं। इस एग्ज़ाम में यहाँ पर आपकी होगी मैथमेटिक्स, राजस्थान जीके एंड कोऑपरेटिव जीके। मान के चलिए कि 40 में से 40 स्कोर आपको करना ही है मैथमेटिक्स में। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं जीके की। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 35 तो स्कोर करके ही आएंगे आउट ऑफ 40। एंड कोऑपरेटिव जीके की बात करें तो लगभग 16-17 क्वेश्चन से आपके अबाउ होने चाहिए। इस तरीके से आपका जो स्कोर है यहाँ पर वो 90 एंड 90 प्लस होना चाहिए। ये हम अनुमान मान के चलते हैं, बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पर। रणवीर सिंह ने अपनी मूवी में ये बोला था कि अपना टाइम आएगा, लेकिन अब आपका जो टाइम है ना वो आ चुका है, कुछ कर दिखाने का और कुछ बन जाने का। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धारा नंबर 38, जो कि सबसे फर्स्ट धारा है चैप्टर नंबर 6 की, यानी कि आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 6। धारा 39 को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्द ही डबल क्लासेस शुरू होने जा रही है। आपका जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए इस उद्देश्य से, और ताकि समय रहते एग्जाम से पहले आप अपना रिवीजन भी कर सकें। Chapter 6 is named by Privileges of Cooperative Societies। सहकारी समितियों के विशेषाधिकार। भाई सबको अपने अपने विशेष अधिकार होते हैं। जैसे सपोज आप बैंक में गए, आपने लोन लिया, लेकिन आप तय समय पर अपना लोन नहीं चुका पाए, तो बैंक वाले क्या करेंगे? आपका जो घर है, आपकी जो गाड़ी है, उन सबको नीलाम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि जो सहकारी समितियाँ हैं वो भी कई प्रकार के ऋण लेती हैं, देती हैं। तो यहाँ पर इनको क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं पढ़ेंगे धारा नंबर 38 के माध्यम से। धारा 38 का टॉपिक है फर्स्ट चार्ज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन सर्टेन असेट्स। कुछ संपत्तियों पर सहकारी समिति का पहला प्रभार। ऐसे कौन से असेट्स होंगे कि पहला जो प्रभार होगा, जो विशेष अधिकार होगा, वो किनका होगा? इन सहकारी सोसाइटियों का होगा। आइए जान लेते हैं ऐसी सिचुएशंस। धारा नंबर 38 उपधारा नंबर 1, भूमि राजस्व या भू राजस्व। इसको हमने पढ़ा था, अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये आता है के रूप में वसूली। देखिए वसूली कब की जाती है? जब आप किसी से कोई ऋण ले लेते हैं और उसे समय पर नहीं चुका पाते हैं, तो उस समय पे क्या होता है, जो भी संस्था, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी बैंक, जो भी सहकारी समिति है जहाँ से आपने ऋण लिया है, वो लोग क्या करेंगे? आपसे उसकी किसी न किसी तरीके से वसूली वापस करेंगे। तो किसी भी धन के संबंध में आइए हम पढ़ते हैं इसके अंदर और भी जो सब टॉपिक हैं। धारा नंबर 38(1) में ए पार्ट देखते हैं हम। किसी भी सदस्य व्यक्ति द्वारा सहकारी समिति के कोई ऋण या बकाया मांग। ठीक है, किसी सदस्य ने क्या ले लिया? कोई ऋण ले लिया या कोई भी बकाया है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे वसूली करेगा? भाई आपकी जो फसल है या अन्य कृषि उत्पाद हैं या फिर आपके जो पशु हैं, मवेशी हैं, उनके लिए आप जो चारा अरेंज करते हैं, या कृषि या औद्योगिक उपकरण है, आपके पास कोई मशीनरी सामान है, कोई भी चल अचल क्या है आपके पास? संपत्ति है, तो
क्या करेंगे, वो उसको गिरवी जो भी चीज़ रखी गई है उस पर पहला प्रभार किसका होगा, समिति का होगा। जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपसे एक फॉर्म बकायदा भरवाया जाता है और उस पर लिखवाया जाता है कि यदि आप लोन नहीं भर पाए तो उसकी एवज में हम आपकी किन किन वस्तुओं पर अधिकार कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपके द्वारा उगाई गई फसल, आपके खेतों में कृषि से संबंधित आप कोई उत्पाद बेच रहे हैं, ठीक है, या आपके कोई पशु पक्षी हैं, आपके जानवर हैं, आपके कोई उपकरण हैं, या कोई भी संपत्ति है, किसी भी प्रकार से वो आपसे वसूली तो करके ही जाएंगे। कहने का मतलब जिस सदस्य ने ये लोन लिया है उसके ऊपर से वो लोग क्या करेंगे, वसूली कर लेंगे। धारा नंबर 38(1) में ही बी पार्ट आ गया है। यहाँ पर बी पार्ट किससे रिलेट कर रहा है, ऐसी सहकारी समिति जो क्या करती है, आवास घर प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अब ऐसी सहकारी समिति क्या क्या करने वाली है, अगर कोई भी बकाया मांग या बकाया राशि है सोसाइटी द्वारा जो आपको देनी है लेकिन आप नहीं दे पाए, तो क्या होगा, किसी सदस्य या पिछले सदस्य द्वारा किराए, यदि आपका जो मकान है उससे कोई किराया आता है या आपका सहकारी सोसाइटी में कोई शेयर है, तो ऋण या खरीद धन या किसी अन्य अधिकार के संबंध में अपने सदस्यों को आवास घर प्रदान करने के उद्देश्य से गठित सहकारी समिति को देय कोई बकाया मांग या बकाया राशि या ऐसी सोसाइटी को देय राशि सोसाइटी की अचल संपत्ति में उसके हित पर प्रथम प्रभार होगी। यानी कि यहाँ पर सहकारी सोसाइटी का हक बनता है कि वो आपके मकान से आने वाले जो किराया है, जो शेयर आपका सहकारी समिति में है, किसी भी प्रकार का आपका धन है उस, और या फिर जो अचल संपत्ति है, कोई भी इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उस पर वो अपना अधिकार जमा सकती है। कब, जब उसे आपसे वसूली करनी होगी। जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है उससे वसूली करने के लिए ये वर्ग जो है धारा 38(1)(b) के अधीन आते हैं। तो आइए फिर से एक नज़र डालते हैं हम धारा नंबर 38 पर, जिसका शीर्षक था कुछ संपत्तियों पर सहकारी समिति का प्रभार। तो धारा नंबर 38(1) में क्या है कि दिए गए ऋण या धन को भू राजस्व के रूप में वसूली करने के संबंध में सहकारी समितियों के पास कुछ विशेष अधिकार रहते हैं। ठीक है, तो चाहे राज्य सरकार ने किसी प्रकार की छूट का ऐलान कर दिया हो, ऋण माफी का अनाउंसमेंट कर दिया हो, उसके बावजूद भी सोसाइटी का किसी न किसी रूप में प्रथम अधिकार यहाँ पर बना रहता है, जिसको वह अलग अलग रूप में क्या कर सकती है, वसूल कर सकती है। तो धारा नंबर 38 फर्स्ट में ए पार्ट में क्या बताया गया है कि यदि किसी सदस्य ने कोई गारंटी किसी को ऋण दिलाते समय ली है, ऐसा व्यक्ति या तो उस जिसने ऋण लिया है या फिर इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिसने कोई गारंटी ली है कि हाँ इस फलाना व्यक्ति को आप लोन दे दीजिए, अगर ये नहीं चुका पाता है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गारंटी भी देते हैं। तो उस व्यक्ति द्वारा लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में संबंधित समिति वसूली के रूप में इन चीज़ों पर क्या कर सकती है, अपना विशेष अधिकार रखती है। किस पर, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि फसल पर, कृषि उत्पादों पर, कोई भी उपकरण हो जाते हैं उनके ऊपर, कोई कच्चा सामान है, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल भी होते हैं उनके पास में, किसानों के पास में, वो चीज़ें भी यहाँ पर सहकारी समिति उठवा सकती हैं। तो ये आता है सब कुछ धारा 38(1)(a) के अंदर। धारा नंबर 38(1)(b) को भी हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समिति के सदस्यों को समिति द्वारा मकान पर लोन दिए जाने पर उसकी वसूली के लिए जो सदस्य के शेयर हैं उन पर या मकान का जो किराया आ रहा है उस पर आदि चीज़ों पर क्या रखती है, ये अपना विशेष अधिकार रखती है, ताकि क्या कर सके, मकान पर जो लोन दिया गया है उसकी वसूली कर सके। ओके, इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट हमारी धारा नंबर 38 उपधारा 2 पर। धारा नंबर 38 उपधारा 2, जिसमें क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं आइए। उपधारा 1 के तहत सृजित प्रभार राजस्थान कृषि ऋण अधिनियम 1956 के तहत दिए गए ऋण से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के खिलाफ समिति द्वारा उपलब्ध होगा। देखिए, इसका आसान भाषा में मतलब समझते हैं कि जो सरकार है
उसके किसी भी दावे की बात हो रही है, यानी कि कोई भी उसके द्वारा योजना चलाई जा रही है या कोई भी अनाउंसमेंट अगर सरकार ने किया है, तो उसके साथ साथ में राजस्थान कृषि ऋण अधिनियम 1956, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कृषि ऋण अधिनियम 1956 की। इसके अंतर्गत जो समिति है वो ऋण की स्वीकृति देगी, लेकिन किसके अंतर्गत रहते हुए? अधिनियम 1956 के अंतर्गत रहते हुए जो समिति है, सहकारी समिति, वो यहाँ पर लोन की स्वीकृति देगी। ये बताया गया है धारा नंबर 38(2) में। चलते हैं नेक्स्ट पर। धारा नंबर 38(3) से पहले यदि कोई इस वीडियो को लाइक करना चाहे तो बीच में जाकर के लाइक कर दे जल्दी से। पढ़ते हैं धारा नंबर 38(3) को। कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण या हस्तांतरण नहीं करेगा जो उपधारा 1 के तहत आरोप के अधीन है। उपधारा 1 में हमने जो पढ़ा था, ठीक है, सिवाय सहकारी समिति की लिखित पूर्व अनुमति के, जिसके पास प्रभार है और संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण के उल्लंघन में किया गया है। यह उपधारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। देखिए, आसान भाषा में समझाती हूँ आपको। जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखित में चार्ज की सूचना ना दे दे, भाई आपसे वसूली की जा रही है तो उसके पहले एक बार आपको लिखित में इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, जो व्यक्ति समय पर अपना धन नहीं चुका पाया है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो क्या होगा? जब तक कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले उसको रिटर्न में सूचना देगी, जब तक उसको सूचना ना दे दे तब तक कोई ऋणी व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का हस्तांतरण वहाँ पर नहीं करेगा। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले उस व्यक्ति को लिखित में सूचना देगी। ठीक है, तो ये है धारा नंबर 38(3). थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।